हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो पहले ध्यान से समझिएगा, फिर हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। पहला आता है भौगोलिक कारक, ठीक है, लिखवाएंगे बाद में, पहले समझिएगा। अब हम भौगोलिक कारक की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम किसकी बात करेंगे, हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बात करेंगे। इसका मतलब इसके अंतर्गत हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि पहली जो चीजें आएंगी वो आएगी जल की उपलब्धता, पहली चीज क्या आएगी, जल की उपलब्धता। इट मीन्स ये भौगोलिक रीजन होता है ना कि ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहां पे हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पानी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये तो मान लीजिए पहला हो गया। दूसरा हो सकता है भू आकृति, क्या हो सकता है, भू आकृति। अभी समझाएंगे डिटेल में, बस ऐसे समझे भू आकृति मतलब क्या है, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे कैसी हमारी भूमि है, कैसा बना हुआ है, भू आकृति। तीसरा हमारा क्या हो सकता है बेटा, जलवायु। चौथा हमारा क्या हो सकता है, मृदा। मृदा, ठीक। तो जल की उपलब्धता, अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि चीजें इसमें क्या क्या आती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जल की उपलब्धता का, कि कितनी अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, ठीक, वाटर की अवेबिलिटी पे बात हो रही है। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है बाबू, हमने कह दिया ये राजस्थान है, पूरा राजस्थान है, और राजस्थान का ये वाला जो एरिया है ना, तो हमने कह दिया ये क्या है, जैसलमेर वाला एरिया है ना, जैसलमेर वाला एरिया है। अब जैसलमेर वगैरह में अगर आप जाइए तो आपको वहाँ पे डेजर्ट वगैरह देखने को मिलता है ना, क्या है, डेजर्ट वगैरह देखने को मिलता है ना, समझ पा रहे हैं, डेजर्ट मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका मतलब वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्यों है, वहां पानी की कमी है ना, जल की जो उपलब्धता है वो कम है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका वो भौगोलिक कारण है, क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन है। अगर भौगोलिक कारण नहीं होता, पानी पहले था सूख गया, वो बात अलग है, वहां पानी ही नहीं है। कारण क्या है, पानी है, उपलब्धता कम है। क्यों कम है, क्योंकि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब पढ़ते हैं कि हाउ टू क्रिएट कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इज कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आता है कि सर ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, महाद्वीप मतलब एशिया अफ्रीका ऐसे है ना, सब अमेरिका नॉर्थ साउथ ये सब चीज़ें, ये विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है। और हम लोग को ये पता है कि हमारी पृथ्वी पर 1/3 भाग जो है ना वो पानी से भरा हुआ है ना। तो मतलब कोई भी बड़ा सा अगर जिसकी डेंसिटी घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर टूटेगा तो वो फ्लोट करेगा ना। तब बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ था, लेकिन फ्लोट नहीं किया था, वो कभी पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी चीज है वो। तो कहने का सेंस कि जब कोई बड़ा सा महाद्वीप टूटा होगा, पानी से होता हुआ आगे गया होगा, पानी से करते करते बीच में से होते होते जाके कोई एक बड़े से दूसरे महाद्वीप से टकराया होगा, जैसे भारत ही एशिया से टकराया है। तो पानी तो था ही, समुद्र था ही, ऐसे जाते जाते भार इतना ज्यादा था कि ऊपर जाकर टकराया एशिया से। बाकी क्षेत्रों में तो पानी देखा गया, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी बनी भारत की, जिस कारण से जो राजस्थान वाला एरिया है जहां पर पहले समुद्र रहा करता था, वो समुद्र धीरे धीरे पीछे की ओर चला गया। किधर चला गया, पीछे की ओर चला गया। अब जब पीछे की ओर समुद्र जाएगा, अपना जल स्तर पीछे की तरफ जाएगा, कम होएगा, पीछे की तरफ खिंचता जाएगा, तो अपना जल स्तर जब बहुत ज्यादा था
तब बलुई मिट्टी वगैरह सब कुछ क्या है वहां पे देखा गया समुद्र में। जब आप जाते हो तो देखते हो ना कि सर बालू टाइप का सब है। वो क्यों है? क्योंकि पहले समुद्र था। तो राजस्थान में जो डिजर्ट्स वाला एरिया है ना, पहले एक समय में वहां पे समुद्र था, अब उसका जलस्तर पीछे की तरफ चला गया, जिस कारण से आज हम वहां पे डिजर्ट्स, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। कहाँ पानी उतना है, पानी रहेगा भी तो कमी हमेशा देखने को मिलती है। तो जल की उपलब्धता कहीं ना कहीं वहां पे कम है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा तो है, हमारे राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है। जब ऐसी स्थिति है बेटा, तो एक बात बताइए, क्या वहां पे जैसलमेर वगैरह में कोई रहना चाहेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रहना चाहेगा, क्योंकि उनका घर है, उनका अपना परिवार है, लोग रहते हैं। बिल्कुल रहना भी चाहिए बेटा, अपना घर परिवार और ओरिजिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन छोड़ना चाहता है? आज हम भी दिल्ली में है ना, तो हम भी तो किसी दूसरे राज्य से है ना, हमारा राज्य तो यूपी है, हम तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हम तो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। हम क्यों दिल्ली में पढ़ा रहे हैं? हमने क्यों अपना शहर छोड़ा? क्योंकि हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं थे वो तो हो रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहनने के लिए कपड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे, खाना खाने के लिए खाना मिल रहा था, रहने के लिए हमारा सुंदर सा घर था, पहनने के लिए मम्मी पापा ने कपड़ा भी दे रखा था। तो मेरी बुनियादी ज़रूरतें तो फुलफिल हो रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं था, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम दिल्ली में आए, नौकरी करें और तमाम चीज़ें करते रहे। है ना बेटा? समझ रहे मेरी बातें? लेकिन माँ बाप कब तक साथ देंगे? माँ बाप कब तक आपको ढकेल के लेके चलेंगे? नहीं तो हमको पैसा दे रहे तुम करो करो, कब तक करोगे बेटा? आपने भी जीवन में सोचा है ना कि सर हम अभी 12वीं पास करेंगे, सर हम सीयूईटी से परीक्षा पास करेंगे, विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगे, उसके पश्चात हम आईएएस बनेंगे। सर ये क्यों बन रहे हैं आप? क्यों नहीं आप वहीं बैठ के बन लिए अपने गांव में ही? तो आप बोलोगे सर हमारे यहाँ कोचिंग अच्छी नहीं थी सर, हम वहां पे नहीं मिला तो हम इधर दिल्ली चले आए, हम बेंगलोर चले आए। ठीक उसके लिए ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह की तरफ वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जिस कारण से मूल स्थान पे जो जनसंख्या रहती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, और गंतव्य स्थल जो होता है वहां पर संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। और उसी कारणों के बीच में मुख्य कारण ये भी आते हैं जो भौगोलिक कारण के अंतर्गत आता है। जैसे जल की उपलब्धता अगर उस जगह पर कम है तो लोग सोचेंगे कि यहाँ छोड़कर चलो जहां पानी ज्यादा मिल रहा है वहां चलते। क्यों? क्योंकि जल ही क्या है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जल ही क्या है। तो आप बोलोगे सर जल ही तो जीवन है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सर हम जिंदा कैसे रहेंगे? अब सबसे बड़ी समस्या आपको पता है क्या है? बहुत सारे बच्चों और विद्यार्थियों के मन में ये भावनाएं रहती हैं। क्या भावना रहती है? कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है O2 जिसको हम सबको मिल रहा है, हम लोग जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, पेड़ से मिलता है। बट ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें वाटर से मिलता है, पानी से, पीने से नहीं, समुद्र, है ना। वाटर से हमें क्या है, ऑक्सीजन बहुत मिलता है। और जिस दिन समुद्र वगैरह सूख जाएंगे ना, समुद्र बंद हो गया, खत्म हो गए ना, महासागर खत्म हो गए ना, उस दिन ना ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो ना धड़ाम से नीचे गिरेगी, बिल्डिंग कोई टिकेगी नहीं, है ना। उससे बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं टिकेगी। ठीक है, तो जल की उपलब्धता कम होने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा क्या आता है? भू आकृति। भू आकृति का मतलब जो भूमि है उसकी आकृति सही नहीं है। क्या पता वहां पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, क्या पता पठार है, रहने के लिए जगह सही नहीं है, क्या पता बहुत ऊंचाई वाली जगह है ना, जिगजैग वाली जगह है। मान लीजिए उसने कह दिया कुछ इस तरह से जगह है ना, खड़ी खड़ी जगह है ना, इस तरह से, क्या पता इस तरह से जगह है।
तो यहाँ पे क्या कोई रह पाएगा क्या? ऐसे खड़े जगह पे भू आकृति बना हुआ है, कोई रह पाएगा? तो बोलोगे सर नहीं। तो यहाँ से भी लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह की तरफ जाते हैं। लिखवाएंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। ठीक। तीसरा आता है जलवायु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब जलवायु हमारे अनुकूल नहीं होगी, मतलब हमें जैसी जलवायु चाहिए, अगर हमें चाहिए कि भाई हमें ठंडा चाहिए, कोल्ड चाहिए, अगर कोल्ड जलवायु नहीं है तो क्या हम वहाँ सरवाइव कर पाएंगे? तो आप बोलोगे सर हम तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो वनस्पति होंगी उन्हीं का उत्पादन कर पाएंगे और किसी का कर ही नहीं पाएंगे। जब या तो पूरा अगर पूरा ठंडा ही ठंडा है तो हमें उसी हिसाब से चीज़ों को ढलना पड़ेगा, या फिर वार्म अगर हम बात करते हैं तो वार्म में बहुत गर्मी हो जाती है तो भी जीना दुश्वार हो जाएगा, है ना? तो भी जीना दुश्वार हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आप ये चीज़ देखेंगे कि जैसे भारत की बातें कर लो तो यहाँ की जलवायु आपको मिक्स्ड देखने को मिलती है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मैनेजेबल है। 3-3 महीने का, 4-4 महीने का स्लॉट आपको देखने को मिलता है कि 3 महीने, 4 महीने तक चल रहा है सर जी, और ठंडी है, फिर गर्मी है, फिर बरसात है। तो ये जो है ना हमें क्या है देखने को मिलता है। तो इस कारण से भी लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं कि यहाँ बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत बरसात हो रहा है, तो यहाँ छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक। उसके बाद आता है मृदा। कहीं की मृदा अगर जलोढ़ मृदा नहीं है, मान लीजिए अगर जलोढ़ मृदा है तब तो बेहतर है, कोई जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि खेती वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी, तब तक कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर जलोढ़ मृदा नहीं है, क्या पता वो मृदा क्या है, ब्लैक सॉइल है। ध्यान से समझिएगा, क्या पता बेटा ब्लैक सॉइल है, क्या पता बेटा रेड सॉइल है। अगर ऐसी कंडीशन होती है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो अगर ऐसी कंडीशंस होगी तो क्या आप यहाँ पे इरिगेशन कर पाओगे? बताओ, खेती कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे कर पाएंगे इरिगेशन? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पे ना ग्रेन्स वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कम मात्रा में कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि ब्लैक सॉइल है तो हम यहाँ पे कॉटन वगैरह की खेती कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ वगैरह की बात कर ले, धान की बात कर ले, दाल की बात कर ले, चाय पत्ती की बात कर ले, ये सब नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त ब्लैक सॉइल नहीं होता। सेम रेड सॉइल है। अब चूंकि रेड सॉइल है तो इसमें आयरन पाया जाता है। अब आयरन पाने की वजह से ये लाल दिखाई देता है, तो इसमें तो हम किसी तरह की खाने वाली चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये निर्भर करता है कि अगर मृदा हमें ऑलवेल सॉइल देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा ये कभी कभी पूछता है ना, ऑलिवल सॉइल अगर हमें देखने को मिलता है तो ये उपयुक्त होता है किसके लिए, इरिगेशन के लिए। किसके लिए? इरिगेशन के लिए बेहतर माना जाता है। और फिर यहाँ पे इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या भी देखने को मिलती है। जैसे उत्तर भारत का क्षेत्र देखिए, नदियां बह रही हैं, अपने संग सिल्ट लेके आ रही हैं, तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, बताओ ये क्लियर है यहाँ तक में कि हाँ सर क्लियर है? भौगोलिक कारक के बाद एक कारक और आता है, ये तो भौगोलिक बता दिया हमने। फिर आइएगा, आर्थिक कारक भी आता है बेटा। अगर हम आर्थिक कारक की बात करें तो ये शब्द से ही समझ में आ रहा है कि आर्थिक कारक में क्या क्या आएगा। जैसे हमने बात कर लिया खनिज का, जैसे हमने बात कर लिया औद्योगिकीकरण का, जैसे हमने बात कर लिया नगरीकरण का। ये 3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, खनिज। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, औद्योगिकरण। और तीसरा आपका हो जाएगा नगरीकरण। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नगरीकरण। ये 3 चीजें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप समझो ध्यान से, लिखा क्या है,
आर्थिक, तो आर्थिक कारक में सिर्फ जैसे हमने कहा कि हम इसलिए छोड़े कि हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक है, हमें ये करना था ना बेटा कि हमें खुद के पाँव पे खड़ा होना है। तो ये मेरी इंटरनल नहीं, मेरी खुद की व्यक्तिगत थॉट्स है, ये मेरी खुद की इंडिविजुअल है ना, मेरे खुद की ये विचार हैं कि हमें मम्मी पापा से 1 रुपए पैसे नहीं लेना है और हमें खुद मेहनत करना है, और मैं जो भी भविष्य में करना चाहता हूँ मैं अपने पैसे से करना चाहता हूँ, हम मेहनत करेंगे, ठीक। तो मैंने घर छोड़ दिया, मतलब मैंने छोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक कारक बोल रहे हैं केवल, इट मीन्स कि हम पूरी भारत की बात कर रहे हैं, या फिर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हम फिर आपकी बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर मत जाइएगा, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, धरातल पे हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ही पैसे की आवश्यकता होती है, जानवरों को नहीं होती है। हमने इसलिए मानव जीवन कहा, नहीं तो हम तो फ्लोरा और फ्यूना दोनों कह सकते थे, है ना, फ्लोरा और फ्यूना उसमें कह सकते थे, ज्योग्राफिकल कंडीशन में दोनों हो सकता है, जानवर भी आ सकते हैं, आदमी भी आ सकता है, वितरित हो सकते हैं, जानवरों की भी संख्या जलवायु की वजह से कम हो सकती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम आर्थिक कारक बोल रहे हैं तो हम पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, आप भारत में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे सबसे पहले जो कारण आपको दिख रहा है वो खनिज है, क्या दिख रहा है, खनिज। अब इसमें 2 स्थितियां आपको दिखेगी, लिखवाएंगे हम बाद में, पहले समझ लीजिए, ठीक है, नोट्स हम आपको बनवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, बनवाने काम मेरा है, हम सब काम कराएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं खनिज का, एक बात बताओ बेटा, हमने कह दिया कि ये एक जगह है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने कहा कि थोरियम मिलता है, TH। अब थोरियम जब यहाँ मिलेगा तो एक बात बताओ, जैसे एक जगह, ये झारखंड है, ये क्या है, झारखंड है, और ये है बिहार, ठीक, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक, ये झारखंड है। तो अब झारखंड में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, अब क्या स्थिति होगी, ध्यान से समझिएगा। अब जहां पे खनिज का भंडार है, मान लीजिए यहाँ पे खनिज का भंडार है, अब यहाँ पे जब इसकी माइनिंग की जाएगी, खनन की जाएगी, तो यहां से बहुत सारे थोरियम निकाला जाएगा, है ना। तो बिहार से, यूपी से, राजस्थान से बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, किस लिए, तो आप बोलोगे सर माइनिंग करने के लिए, खनन करने के लिए, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो माइनिंग करेंगे, मजदूरी करेंगे, ठीक, पहला। तो जिस भी राज्य से वो आके माइनिंग करेंगे, उस राज्य में जनसंख्या का वितरण देखा गया, क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आया, मजदूरी करने के लिए, ठीक। अब दूसरी स्थिति क्या बोलती है, दूसरी स्थिति ये जो झारखंड के लोग हैं, जहां पे उनका घर है, जहां पे उनकी माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, उनको दिख रहा है कि अरे यार इससे तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, ये माइनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गैस वगैरह निकल रहा है, हमारा जीना दुश्वार है, और ऐसा है, ऐसा है। अपन के राज्य झारखंड में एक क्षेत्र है जहां पर वर्षों से माइनिंग हो रही है, कोयले की और भी अलग अलग खनिजों की। आपको सुन के आश्चर्य होगा, वहां पे जो बच्चियां हैं ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो मां नहीं बन पा रही हैं, और ये बड़ा दुर्दशा है ये अपने देश का। माइनिंग हो रही है तो उसमें से बहुत सारी गैसेस वगैरह बाबू निकलता है, अलग अलग पदार्थ निकलता है, जिस कारण से वहाँ की जो लोकेलिटी है, लोकल लोग हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो मतलब झारखंड के लोग कहाँ गए,
बिहार गए, यूपी गए, सब जगह गए। क्यों गए बेटा? अब ध्यान से समझना, बिहार से लोग झारखंड में आए, क्यों आए? क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, पैसा वैसा नहीं थे, कमाने के लिए आए। लेकिन झारखंड से लोग बिहार, राजस्थान क्यों गए? क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा नहीं था, भौगोलिक क्षेत्र अच्छा नहीं था, जिससे उनका हेल्थ खराब हो रहा था। ओके, गॉट इट। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक चीज और समझिए कि जब यहां से थोरियम निकाला जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा, तो पैसे आएंगे? नहीं, पैसे नहीं आएगा, थोरियम आएगा। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोरियम आएगा, यूरेनियम आएगा, कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि सर हम इसकी माइनिंग कर रहे हैं। तो जब आप इसकी माइनिंग करेंगे तो वो फाइनली सरकार के पास जाएगी ना। तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर ये तो सही है, हम अपने पास लेके थोड़ी आएंगे, सरकार के पास जाता है और उसको फिर सरकार फर्टिलाइज करती है, सब अलग अलग करके। उसके बाद वो उस अपने पास जो रखना है पहले वो रखती है, और उसके बाद उसको वो ऐसे राष्ट्र, विश्व के ऐसे देश जिनको उस खनिज की आवश्यकता है, उनके राष्ट्र में उस खनिज का उत्पादन नहीं होता है या ना के बराबर है, वो भारत से खरीदता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती है। ठीक, तो आर्थिक क्रिया समझ में आया। आर्थिक कारक क्या है? तो खनिज है। खनिज में दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो जहां से हम माइनिंग कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है कि हम माइनिंग कर रहे हैं, और फिर वहां के भी लोग पलायन करेंगे कहीं दूसरी जगह पे, तो ये भी प्रभावित करता है आर्थिक कारक। क्योंकि मजदूरी वगैरह तो करने जाएंगे ना, पैसे की वजह से जाएंगे ना बाबू, तभी तो कुछ रुपया मिलेगा ना, घर परिवार चलाएगा ना, पढ़ाई करने के लिए पैसा मिलेगा ना। जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है। समझ रहा है मेरी बातें? समझ रहे बाबू? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइए कि हाँ सर दिक्कत है। फिर आता है औद्योगिकीकरण। देखो, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण, है ना? अब आप बात बताओ, हम कह दिए ये राजस्थान है, वैसे राजस्थान में तो ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल नहीं लेंगे राजस्थान का, हमने ले लिया गुजरात। अब गुजरात में हमने देखा कहीं पे भावनगर है, गांधीनगर है। भावनगर में भारत का पहला कंटेनर हब है ना बाबू? गांधीनगर में बहुत सारे हैं। एक बात बताइए, वितरण हो रहा है ना, अब जो लोग यूपी में बैठे हैं, जो लोग बिहार में बैठे हैं, जो लोग राजस्थान में बैठे हैं, ठीक है, जो लोग एमपी में बैठे हैं, इन सभी राज्यों में बैठे हुए हैं, इनको तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, गुजरात अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे काम मिल जाएंगे, है ना? क्योंकि वहां पे औद्योगिक केंद्र है बहुत सारे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई, खूब सारे कंपनीज बन रहे हैं, जिनके कारण जनसंख्या में वितरण देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों से वहां कार्य करने के लिए लोग पहुंचते हैं। फिर आता है नगरीकरण, मतलब ये भी गांव, ये भी गांव, ये दोनों विलेज हैं, बट यहाँ पे खाने पीने की चीज़ अच्छी नहीं मिलती, यहाँ का लैंड अच्छा नहीं है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ का स्कूल व्यवस्था अच्छा नहीं है, यहाँ का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ये मूव ऑन कर लिए यहाँ पे, इस जगह पे, इस गांव में। फिर सेम इसके बगल में एक गांव था ए नाम का, यहाँ भी सेम कंडीशन देख रहा है, ये भी यहाँ आ गया। सेम सी नंबर गांव था, ये भी यहाँ आ गया। तो ऐसे करते 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 जो बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र थे जिनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, जिनका स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे और खाने के लिए अच्छे खाना नहीं मिल रहा था, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वो दूसरे शहर में जाएंगे जिस शहर में हर एक चीज़ें मिल रही हैं, या दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। तो धीरे 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 वो क्षेत्र, वो गांव, जब हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह की सुविधाएं वहां पे मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें?
एक अर्बन में, मतलब कि एक शहर के रूप में। और जब एक शहर बन जाता है तो उसकी और भी चीज़ों में तरक्की और डेवलपमेंट, विकास होने लगता है, जिससे और भी जो अगल-बगल के गाँव हैं या राष्ट्र या राज्य हैं, वहाँ के नागरिक भी क्या करते हैं, उस नगर की तरफ मूव करते हैं कि हमें हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो हमें बड़ा आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि हाँ से समझ में आई?